प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 11 चैप्टर 8 को डिटेल से पढ़ेंगे। और हमारे चैप्टर का नेम है संस्कृतियों का टकराव किस प्रकार हुआ। इस अध्याय में 15वीं से 17वीं शताब्दियों के दौरान यूरोप वासियों और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच हुए संघर्ष के कुछ पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इस अवधि में यूरोप वासियों ने ऐसे देशों के व्यापारिक भागों की खोज के लिए अज्ञात महासागरों में साहसपूर्ण अभियान किए, जहां से वे चांदी और मसाले प्राप्त कर सकते थे। इस काम को सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने शुरू किया। उन्होंने पोप से उन प्रदेशों पर शासन करने का अन्य अधिकार प्राप्त कर लिया जिन्हें वे भविष्य में खोजेंगे। स्पेन के शासकों के तत्वाधान में इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में पूर्व की ओर यात्रा करते करते जिन प्रदेशों में पहुंचा, उन्हें उसने इंडीज, भारत और भारत के पूर्व में स्थित देश का, जिनके बारे में उसने मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांतों में पढ़ रखा था, समझा। बाद में हुई खोजों से पता चला कि नई दुनिया के इंडियन वास्तव में भारतीय नहीं बल्कि अलग संस्कृति के लोग थे, और वे जहाँ रहते थे वह एशिया का हिस्सा नहीं था। उस समय उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में दो तरह की संस्कृतियों के लोग रहते थे। एक और कैरिबियन क्षेत्र तथा ब्राज़ील में छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्थाएं थी। दूसरी ओर विकसित खेती और खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्थाएं थीं। मैक्सिको और मध्य अमेरिका के एस्टेक और माया समुदाय और पेरू को इंका समुदाय के समान यहाँ भव्य वास्तुकला थी। दक्षिण अमेरिका की खोज और बाद में बाहरी लोगों का वहाँ बस जाना वहाँ के मूल निवासियों और उनकी संस्कृतियों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। दक्षिण अमेरिका की खोज और बाद में बाहरी लोगों का वहाँ बस जाना वहाँ के मूल निवासियों और उनकी संस्कृतियों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। इसी से दास व्यापार की शुरुआत हो गई, जिसके अंतर्गत यूरोपवासी अफ्रीका में गुलाम पकड़कर या खरीद कर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका की खानों तथा बागानों में काम करने के लिए बेचने लगे। अमेरिका के लोगों पर यूरोप वासियों की विजय का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी लोगों की पांडुलिपियों और स्मारकों को निर्ममतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। इसके बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में जाकर ही मानव विज्ञानियों द्वारा इन संस्कृतियों का अध्ययन प्रारंभ किया गया, और उसके बाद पुरातत्वविदों ने इन सभ्यताओं के भग्नावशेषों को खोज निकाला। सन 1911 में इकाई शहर माचू पिचू की फिर से खोज की गई। हाल में हवाई जहाज़ से लिए गए चित्रों से पता चला है कि वहाँ और भी कई शहर थे जो अब जंगलों से ढके हुए हैं। हम अमेरिका के मूल निवासियों तथा यूरोप वासियों के बीच हुई मुठभेड़ों के बारे में मूल निवासियों के पक्ष को तो अधिक नहीं जानते, पर यूरोपीय पक्ष को विस्तार पूर्वक जानते हैं। जो यूरोपवासी अमेरिका की यात्राओं पर गए थे, वे अपने साथ रोज़ाना मज्जा और डायरिया रखते थे, जिसमें वे अपनी यात्राओं का दैनिक विवरण लिखते थे। हमें सरकारी अधिकारियों एवं जेसुइट धर्म प्रचारकों के विवरणों से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यूरोप वासियों ने अपनी अमेरिका की खोज के बारे में जो कुछ विवरण दिया है और वहाँ के देशों के जो इतिहास लिखे हैं, उनमें यूरोपीय बस्तियों के बारे में ही अधिक और स्थानीय लोगों के बारे में बहुत कम या न के बराबर ही लिखा गया है। अनेक जन समुदाय उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका और निकटवर्ती द्वीप समूहों में हजारों वर्षों से रहते आए थे, और एशिया तथा दक्षिण सागर के द्वीपों से जाकर लोग वहां बसते रहे हैं। दक्षिण अमेरिका घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ था। आज भी उसके अनेक भाग जंगलों से ढके हुए हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन मीलों तक वहाँ के घने जंगली इलाकों से होकर बहती है। मध्य अमेरिका में मैक्सिको में समुद्र तट के आस
आसपास के क्षेत्रों और मैदानी इलाके घने बसे हुए थे, जबकि अन्यत्र सघन वनों वाले क्षेत्रों में गांव दूर दूर स्थित थे। कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राज़ील के जन समुदाय। अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग कैरिबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूहों, जिन्हें आज बहामास कहा जाता है, और बृहत्तर एंटीलिस में रहते थे। कैरिब्स नाम के एक खूंखार कबीले ने उन्हें लघु एंटीलीज प्रदेश में खदेड़ दिया था। इसके विपरीत अरावाक लोग ऐसे थे जो लड़ने की बजाय बातचीत में झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे। वे कुशल नौका निर्माता थे। वे पेड़ के खोखले तनों में से अपनी डोंगियां बनाते थे और डोंगियों में बैठकर खुले समुद्र में यात्रा करते थे। वे खेती, शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। खेती में वे मक्का, मीठे आलू और अन्य किस्म के कंदमूल और कसावा उगाते थे। कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राज़ील के जन समुदाय। अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग कैरिबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूहों, जिन्हें आज बहामास कहा जाता है, और बृहत्तर एंटीलिस में रहते थे। कैरिब नाम के एक खूंखार कबीले ने उन्हें लघु एंटीलिस प्रदेश से खदेड़ दिया था। इनके विपरीत अरावाक लोग ऐसे थे जो लड़ने की बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे। वे कुशल नौका निर्माता थे। वे पेड़ के खोखले तनों में अपनी डोंगियों बनाते थे और डोंगियों में बैठकर खुले समुद्र में यात्रा करते थे। वे खेती, शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। खेती में वे मक्का, मीठे आलू और अन्य किस्म के कंद और मूल और कसावा उगाते थे। अरावाक संस्कृति के लोगों का मुख्य सांस्कृतिक मूलाधार यह था कि वे सब एक साथ मिलकर खाद्य उत्पादन करें और समुदाय के प्रत्येक सदस्य को भोजन प्राप्त हो। वे अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन संगठित रहते थे। उनमें बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। वे जीववादी थे। अनेक समाजों की तरह अरावाक समाज में भी शमन लोग कष्ट निवारकों और इहलोक तथा परलोक के बीच मध्यस्थों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। जीववादियों का विश्वास है कि आज के वैज्ञानिक जिन वस्तुओं को निर्जीव मानते हैं, उनमें भी जीवन या आत्मा हो सकती है। यहाँ पे दिया हुआ है माया का सांस्कृतिक क्षेत्र जो मध्य अमेरिका में पड़ता है। टेनोच्टिंगन एज़टेक साम्राज्य, मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, एंटीलिस, अमेज़न नदी, दक्षिण अमेरिका, इंका साम्राज्य कुंज को मध्य अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह इनको कहा जाता है, जो भी यहाँ पे देश है। अरावाकों और स्पेन वासियों के बीच पाए जाने वाले अंतरों को स्पष्ट कीजिए। इनमें कौन से अंतरों को आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों? अरावाक लोग सोने के गहने पहनते थे, पर यूरोप वासियों की तरह सोने को उतना महत्व नहीं देते थे। उन्हें अगर कोई यूरोप वासी सोने के बदले कांच के मनके दे देता था तो वे खुश होते थे, क्योंकि उन्हें कांच का मनका ज़्यादा सुंदर दिखाई देता था। उनमें बुनाई की कला बहुत विकसित थी। हैमक यानी झूले का इस्तेमाल उनकी एक विशेषता थी, जिसे यूरोपीय लोगों ने बहुत पसंद किया। अरावाकों का व्यवहार बहुत उदारतापूर्ण होता था और वे सोने की तलाश में स्पेनी लोगों का साथ देने के लिए सदा तैयार रहते थे। लेकिन आगे चलकर जब स्पेन की नीति क्रूरतापूर्ण हो गई, तब उन्होंने उसका विरोध किया, परंतु उन्हें उसके विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़े। स्पेनी लोगों के संपर्क में आने के बाद कोई 25 साल के भीतर ही अरावाकों और उनकी जीवन शैली का लगभग सत्यानाश ही हो गया। तुपीनापा कहे जाने वाले लोग दक्षिण अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पर और ब्राज़ील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए गांवों में रहते थे। ब्राज़ील पेड़ के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम ब्राज़ील पड़ा। वे खेती के लिए घने जंगलों का सफाया नहीं कर सके, क्योंकि पेड़ काटने का कुल्हाड़ा बनाने के लिए उनके पास लोहा नहीं था, लेकिन उन्हें बहुतायत से फल, सब्जियां और मछलियां मिल जाते थे, जिससे उन्हें खेती पर निर्भर नहीं होना पड़ा। जो यूरोप वासी उनसे मिले, वे उनकी खुशहाली आज़ादी को देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वहाँ ना कोई राजा था, ना सेना और ना ही कोई चर्च था जो उनकी ज़िंदगी को नियंत्रित करे। मध्य और दक्षिण अमेरिका की राज्य व्यवस्थाएं। कैरिबियन और ब्राज़ील क्षेत्रों के त्वरित
मध्य अमेरिका में कुछ अत्यंत सुगठित राज्य थे। वहाँ मक्के की उपज उनकी आवश्यकता से अधिक होती थी, जो एज़टेक, माया और इंका जन समुदायों की शहरीकृत सभ्यताओं का आधार बनी। इन शहरों की भव्य वास्तुकला के अवशेष आज भी आगंतुकों को मुग्ध कर देते हैं। 12वीं शताब्दी में एज़टेक लोग उत्तर से आकर मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में बस गए थे। इस घाटी का यह नाम उनके मैक्सिली नामक देवता के नाम पर पड़ा था। उन्होंने अनेक जनजातियों को परास्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया और उन पराजित लोगों से नजराना वसूल करने लगे। एज़टेक समाज श्रेणीबद्ध था। अभिजात वर्ग में वे लोग शामिल थे जो उच्च कुलोत्पन्न पुरोहित थे अथवा जिन्हें बाद में यह प्रतिष्ठा प्रदान कर दी गई थी। पुश्तैनी अभिजातों की संख्या बहुत कम थी और वे सरकार, सेना तथा पौरोहित्य कर्म में ऊंचे पदों पर आसीन थे। अभिजात लोग अपने में से एक सर्वोच्च नेता चुनते थे जो आजीवन शासक बना रहता था। राजा पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। योद्धा, पुरोहित और अभिजात वर्गों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था, लेकिन व्यापारियों को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे और उन्हें अक्सर सरकारी राजदूतों और गुप्तचरों के रूप में सेवा करने का मौका दिया जाता था। प्रतिभाशाली शिल्पियों, चिकित्सकों और विशिष्ट अध्यापकों को भी आदर की दृष्टि से देखा जाता था। चूँकि एज़टेक लोगों के पास भूमि की कमी थी, इसलिए उन्होंने भूमि उद्धार जल में से जमीन लेकर इस कमी को पूरा करना किया। सरकंडे की बहुत बड़ी चट्टानें और उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर उन्होंने मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बनाए, जिन्हें चिन्नाम्पा कहते थे। इन अत्यंत उपजाऊ द्वीपों के बीच नहरें बनाई गई, जिन पर 1325 में एज़टेक राजधानी टेनोच्टिट्लान का निर्माण किया गया, जिसके राजमहल और पिरामिड झील के बीच में खड़े हुए बड़े अद्भुत लगते थे। चूँकि एज़टेक शासक अक्सर युद्ध में लगे रहते थे, इसलिए उनके सर्वाधिक भव्य मंदिर भी युद्ध के देवताओं और सूर्य भगवान को समर्पित थे। साम्राज्य ग्रामीण आधार पर टिका हुआ है। लोग मक्का, फलियां, कुम्हारा, कद्दू, कसावा, आलू और अन्य फसलें उगाते थे। भूमि का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का न होकर कुल के पास होता था और सार्वजनिक निर्माण कार्यों को सामूहिक रूप से पूरा करवाता था। यूरोपीय कृषि दासों जैसे खेतिहर लोग अभिजातों की जमीनों से जुड़े रहते थे और फसल में कुछ हिस्से के बदले उनके खेत जोतते थे। गरीब लोग कभी कभी अपने बच्चों को भी गुलामों के रूप में बेच देते थे, लेकिन यह बिक्री आमतौर पर कुछ वर्षों के लिए ही की जाती थी और गुलाम अपनी आज़ादी फिर से खरीद सकते थे। भूमि उद्धार का अभिप्राय बंजर भूमि को आवासीय या कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन से है। कई बार भूमि उद्धार विभिन्न जल स्रोतों से जमीन लेकर भी किया जाता है। एज़टेक लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके सभी बच्चे स्कूल अवश्य जाएं। कुलीन वर्ग के बच्चे काल में काक में भर्ती किए जाते थे, जहां उन्हें सेना अधिकारी और धार्मिक नेता बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। बाकी सारे बच्चे पड़ोस के तेपोकल्ली स्कूल में पढ़ते थे, जहां उन्हें इतिहास, पुराण, मिथकों, धर्म और उत्सवी गीतों की शिक्षा दी जाती थी। लड़कों को सैन्य प्रशिक्षण, खेती और व्यापार करना सिखाया जाता था और लड़कियों को घरेलू काम धंधों में कुशलता प्रदान की जाते थे। माया मंदिर, ट्रिकल, ग्वाटेमाला, 8वीं शताब्दी की। 16वीं शताब्दी के शुरू के सालों में एज़टेक साम्राज्य में अस्थिरता के लक्षण दिखाई देने लगे। यह स्थिति हाल ही में जीते गए लोगों में उत्पन्न असंतोष के कारण पैदा हुई, जो केंद्रीय नियंत्रण में मुक्त होने के अवसर खोजने लगे। माया लोग। मैक्सिको की माया संस्कृति ने 11वीं से 14वीं शताब्दियों के दौरान उल्लेखनीय उन्नति की, लेकिन 16वीं शताब्दियों में माया लोगों के पास राजनीतिक शक्ति एज़टेक लोगों की अपेक्षा कम थी। मक्के की खेती उनकी सभ्यता का मुख्य आधार थी और उनके अनेक धार्मिक क्रियाकलाप एवं उत्सव मक्का बोने, उगाने और काटने से जुड़े होते थे।
खेती करने के तरीके उन्नत और कुशलतापूर्वक थे, जिनके कारण खेतों में बेशुमार पैदावार होती थी। इससे शासक वर्ग, पुरोहितों और प्रधानों को एक उन्नत संस्कृति का विकास करने में सहायता मिली, जिसके अंतर्गत वास्तुकला, खगोल विज्ञान और गणित जैसे विषयों की अभिव्यक्ति हुई। माया लोगों के पास अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन इस लिपि को अभी तक पूरी तरह नहीं पढ़ा जा सका है। पेरू के इंका लोग दक्षिणी अमेरिका देशित संस्कृतियों में से सबसे बड़ी पेरू में क्वेचुआ या इंका लोगों की संस्कृति थी। 12वीं शताब्दी में प्रथम इंका शासक मैंको कपाक ने कुजुको में अपनी राजधानी स्थापित की थी। 9वें इंका शासन के काल में राज्य का विस्तार शुरू हुआ और अंततः इंका साम्राज्य इक्वाडोर से चिली तक 3000 मील में फैल गया। साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत था, राजा में ही संपूर्ण शक्ति निहित थी और वह ही सत्ता का उच्चतम स्रोत था। नए जीते गए कबीलों और जनजातियों को पूरी तरह अपने भीतर मिला लिया गया। प्रत्येक प्रजाजन को प्रशासन की भाषा क्वेचुआ बोलनी पड़ती थी। प्रत्येक कबीला स्वतंत्र रूप से वरिष्ठों की एक सभा द्वारा शासित होता था, लेकिन पूरा कबीला अपने आप में शासक के प्रति निष्ठावान था। साथ ही साथ स्थानीय शासकों को उनके पेरू के इंका लोगों के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका देशित संस्कृतियों में से सबसे बड़ी पेरू में क्वेचुआ या इंका लोगों की संस्कृति थी। 12वीं शताब्दी में प्रथम इंका शासक मैंको कपाक ने कुजुको में अपनी राजधानी स्थापित की थी। 9वें इंका शासक के काल में राज्य का विस्तार शुरू हुआ और अंततः इंका साम्राज्य इक्वेडोर से चिली तक 3000 मील में फैल गया। साम्राज्य अंततः केंद्रीकृत था, राजा में ही संपूर्ण शक्ति निहित थी और वह ही सत्ता का उच्चतम स्रोत था। नए जीते गए कबीलों और जनजातियों को पूरी तरह अपने भीतर मिला लिया गया। प्रत्येक प्रजाजन को प्रशासन की भाषा क्वेचुआ बोलनी पड़ती थी। प्रत्येक कबीला स्वतंत्र रूप से वरिष्ठों की एक सभा द्वारा शासित होता था, लेकिन पूरा कबीला अपने आप में शासक के प्रति निष्ठावान था। साथ ही साथ स्थानीय शासकों को उनके सैनिक सहयोग के लिए पुरस्कृत किया जाता था। इस प्रकार एज़टेक साम्राज्य की ही तरह इंका साम्राज्य इकाइयों के नियंत्रण वाले एक संघ के समान था। आबादी के निश्चित आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग इस साम्राज्य में थे। एज़टेक लोगों की तरह इंका भी उच्च कोटि के भवन निर्माता थे। उन्होंने पहाड़ों के बीच इक्वेडोर से चिली तक अनेक सड़कें बनाई थीं। एज़टेक लोगों की तरह इंका भी उच्च कोटि के भवन निर्माता थे। उन्होंने पहाड़ों के बीच इक्वेडोर से चिली तक अनेक सड़कें बनाई थी। उनके किले शिलापट्टियों को इतनी बारीकी से तराशा कर बनाए जाते थे कि उन्हें जोड़ने के लिए गाड़ी जैसे सामग्री की जरूरत नहीं होती थी। वे निकटवर्ती इलाकों में टूटकर गिरी हुई चट्टानों से पत्थरों को तराशने और ले जाने के लिए श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते थे, जिसमें अपेक्षाकृत अधिक संख्या में मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। राजमिस्त्री खंडों को सुंदर रूप देने के लिए शल्क पद्धति का प्रयोग करते थे, जो प्रभावकारी होने के साथ साथ सरल होती थी। कई शिलाखंड वजन में 100 मीट्रिक टन से भी अधिक भारी होते थे, लेकिन उनके पास इतने बड़े शिलाखंडों को ढोने के लिए पहिएदार गाड़ियाँ नहीं थी। यह सब काम मजदूरों को जुटाकर बड़ी सावधानी से कराया जाता था। इंका सभ्यता का आधार कृषि था। उनके यहाँ ज़मीन खेती के लिए बहुत उपजाऊ नहीं थी, इसलिए उन्होंने पहाड़ी इकाइयों में सीढ़ीदार खेती बनाए और जल निकासी तथा सिंचाई की प्रणालियाँ विकसित की। हाल ही में यह बताया गया है कि 15वीं शताब्दी में एंडियाई आधिक्यताओं ऊंची भूमि में खेती आज की तुलना में काफ़ी अधिक आज भी अनेक सैलानी इंका लोगों के कला कौशल के नमूनों को देखकर दंग रह जाते हैं। हालांकि चिली के कवि नेरूदा जैसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ऐसे विपरीत वातावरण में खेती, शिल्प, स्थापत्य आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए हजारों लोगों को कितने कठोर परिश्रम के लिए बाध्य किया होगा। ऐ खेत जोतने वालों, बुनकरों, ऊंचे खतरनाक मचान पर चढ़कर चिनाई करने वाले राजकीरों, एंडीज के मेहनत कश पनहारों, अपनी कुचली हुई उंगलियों वाले जौहरियों, अपने लगाए पौधों की खुशहाली के लिए चिंता आतुर किसानों,
मिट्टी में बर्बाद हुए कुम्हारों, जरा ज़मीन की गहराइयों से झाँक कर मेरी ओर तो देखो। अपने पुराने दुख दर्दों को मिट्टी में दफना कर ज़िंदगी का नया प्याला भर लाओ। तुमने इन खेती खलिहानों खदानों में जो खून बहाया है, जरा उसका नमूना तो मुझे दिखाओ। जरा बताओ कि यहाँ मुझ पर चाबुक की मार पड़ी थी क्योंकि मेरा तराशा गया एक हीरा जरा धुंधला रह गया था, अथवा यह धरती अपने अनाज या पत्थर का हिस्सा समय पर नहीं दे सकी थी। ये पाब्लो नेरुआ हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू 1943 की पंक्तियों का स्वतंत्र अनुवाद है। पर्वत की शिखर पर बसा माचू पिच्चू नगर, इस पर स्पेनियों का निगाह नहीं पड़ी, जिसके कारण यह नष्ट नहीं हो पाया। उनकी बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला उच्च कोटि की थी। उन्होंने लेखन की किसी प्रणाली का विकास नहीं किया, किंतु उनके पास हिसाब लगाने की एक प्रणाली अवश्य थी। यांत्रिक पीपू यानी डोरियों पर गांठें लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब रखना। कुछ विद्वानों का विचार है कि इनका लोग इन धागों से एक किस्म का संकेत बुनते थे। इनका साम्राज्य का ढांचा पिरामिडनुमा था, जिसका मतलब यह था कि जब एक बार इनका प्रधान पकड़ लिया जाता तो उसके शासन की सारी श्रृंखला तुरंत टूट जाती थी, और उस समय भी ऐसा ही हुआ जब स्पेनी सैनिकों ने उनके देश पर आक्रमण करने का निश्चय किया। एज़टेक तथा इंका संस्कृतियों में कुछ समानताएं थीं और वे यूरोपीय संस्कृति से बहुत भिन्न थे। समाज श्रेणीबद्ध था, लेकिन वहाँ यूरोप की तरह कुछ लोगों के हाथों में संसाधनों के निजी स्वामित्व नहीं था। पुरोहितों और शवनों को आज समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। यद्यपि भव्य मंदिर बनाए जाते थे जिनमें परंपरागत रूप से सोने का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सोने या चांदी को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। तत्कालीन यूरोपीय समाज की स्थिति इस मामले में बिल्कुल विपरीत थी। दक्षिणी अमेरिका के प्राकृतिक मानचित्र का अवलोकन करें। आपके अनुसार किस हद तक भूगोल ने इंका साम्राज्य के विकास को प्रभावित किया है? अब देख लेते हैं हम लोग यूरोप वासियों की खोज यात्राएं। दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन लोगों को यूरोप वासियों के अस्तित्व का पता तभी चला जब यूरोपवासी अटलांटिक सागर को जहाज़ों द्वारा पार करके वहां पहुंचे। सन 1380 में कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था, जिससे यात्रियों को खुले समुद्र में दिशाओं की सही जानकारी लेने में सहायता मिल सकती थी, लेकिन उसका इस्तेमाल 15वीं शताब्दी में ही जाकर हो पाया, जब लोगों ने अनजान मुल्कों की ओर दुस्साहसिक समुद्री यात्राएं की। इस समय तक समुद्री यात्रा पर जाने वाले यूरोपीय जहाज़ों में भी काफ़ी सुधार हो चुका था। बहुत बड़े जहाज़ों का निर्माण होने लगा था जो विशाल मात्रा में माल की ढुलाई करते थे। साथ ही आत्मरक्षा के अस्त्र शस्त्रों से भी लैस होते थे ताकि शत्रुओं के आक्रमण का मुकाबला किया जा सके। पूरी 15वीं सदी के दौरान यात्रा वृत्तांतों और सृष्टि वर्णन तथा भूगोल की पुस्तकों के प्रसार ने लोगों में व्यापक रुचि उत्पन्न की। 1477 में टॉलेमी की जियोग्राफी नाम की पुस्तक, जो 1300 वर्ष पहले लिखी गई थी, मुद्रित हुई। इसे साथ में देखिए और इसलिए लोगों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ी गई। मिस्रवासी टॉलेमी ने विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में व्यवस्थित किया था। इन विवरणों को पढ़ने से यूरोप वासियों को दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिली, जिसे उन्होंने 3 महाद्वीपों यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बटा हुआ समझा। टॉलेमी ने बताया था कि दुनिया गोल है, लेकिन उसने महासागरों की चौड़ाई को काफ़ी कम आंका था। यूरोप वासियों को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि अटलांटिक के दूसरी ओर भूमि पर पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी तय करनी होगी। चूँकि वह ये सोचते थे कि यह दूरी बहुत कम होगी, इसलिए उनमें से कई बिना सोचे समझे समुद्रों में उतरने के लिए तैयार सदा उतारू रहते थे। सृष्टि शास्त्र, कॉस्मोग्राफी, विश्व का मानचित्र तैयार करने का विज्ञान था। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का वर्णन किया जाता था, लेकिन इसे भूगोल और खगोल से अलग शास्त्र माना जाता था।
15वीं शताब्दी में आइबेरियाई प्रायद्वीप यानी स्पेन और पुर्तगाल के लोग इन खोज यात्राओं में सबसे आगे रहे। पहले इतिहासकार इन समुद्री यात्राओं को खोज यात्रा कहा करते थे, परंतु बाद में उन्होंने ऐसा कहना छोड़ दिया। बाद के इतिहासकारों ने यह कहा कि अनजान इलाकों की ओर पुरानी दुनिया के लोगों की ये पहली समुद्री यात्राएं नहीं थी। पहले भी अरब, चीन और भारतीय यात्री और प्रशांत द्वीप समूहों के पोलिनेशियन तथा माइक्रोनेशियन नाविक अपने समुद्री जलयानों में बैठकर बड़े बड़े महासागरों के आर पार जा चुके थे। नॉर्वे के जलदस्यु 11वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका पहुंच चुके थे। स्पेन और पुर्तगाल के शासक ही विशेष रूप से इस समुद्री खोज के लिए धन देने को इतने लालायित क्यों थे? उनके सिर पर सोने तथा धन दौलत के भंडारों और यश एवं सम्मान प्राप्ति के धुन क्यों सवार हुए? दरअसल वे आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक 3 प्रकार के मिले जुले कारणों से इस कार्य के लिए प्रेरित हुए। 14वीं शताब्दी के मध्य से 15वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप की अर्थव्यवस्था गिरावट के दौर से गुजर रही थी। प्लेग और युद्धों ने यूरोप के अनेक भागों में आबादी को उजाड़ दिया। व्यापार में मंदी आती गई और वहाँ सोने तथा चांदी की कमी आ गई, जो कि उन दिनों यूरोप में सिक्के बनाने के काम आती थी। यह स्थिति इससे पहले 11वीं से मध्य 14वीं शताब्दी तक की उस स्थिति से बिल्कुल विपरीत थी, जब बढ़ते हुए व्यापार ने इटली के नगर राज्यों को समृद्ध बना दिया था और उसके चलते पूंजी संचय भी हुआ था। लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद के दशकों में लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट आ गई और 1453 में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया की विजय के बाद तो वह और भी मुश्किल हो गया। इटली वासियों ने किसी तरह तुर्कों के साथ व्यवसाय करने का इंतजाम तो कर लिया, पर उन्हें व्यापार पर अधिक कर देना पड़ता था। बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना ने भी यूरोप के धर्मांतरण ईसाइयों को इन साहसिक कार्यों की ओर उन्मुख किया। यह तो सभी जानते हैं कि तुर्कों के विरुद्ध क्रूसेड ये तो धर्मयुद्ध के रूप में ही प्रारंभ हुए थे, पर उन्होंने एशिया के साथ यूरोप के व्यापार में वृद्धि की और एशिया के उत्पादों, विशेष रूप से मसालों के प्रति भी यूरोप वासियों की रुचि बढ़ाई। यूरोप वासियों को ऐसा लगा कि यदि व्यापार के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित हो पाए और यूरोपीय देश अधिक गर्म जलवायु वाले स्थानों पर उपनिवेश स्थापित कर पाए तो उन्हें अधिक लाभ होगा। फिर से देखिएगा, यूरोप वासियों को ऐसा लगा कि यदि व्यापार के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित हो पाए और यूरोपीय देश अधिक गर्म जलवायु वाले स्थानों पर उपनिवेश स्थापित कर पाए तो उन्हें अधिक लाभ होगा। जब यूरोप वासी सोने और मसालों की खोज में नए नए प्रदेशों में जाने की बात सोचने लगे तो उन्हें पश्चिम अफ्रीका का ध्यान आया, जहां उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अब तक किसी तरह का व्यापार नहीं किया था। एक छोटा सा देश पुर्तगाल, जो 1139 में स्पेन से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था और मछुआरे तथा नौकायन के क्षेत्र में उसने विशेष कुशलता प्राप्त कर ली थी, ने इस दिशा में पहल की। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जो नाविक के नाम से मशहूर था, ने पश्चिम अफ्रीका की तटीय यात्रा आयोजित की और 1415 में स्यूटा पर आक्रमण कर लिया। इसके बाद कई अभियान आयोजित किए और अफ्रीका के बोजाडोर अंतरिक्ष में पुर्तगालियों ने अपना व्यापार केंद्र स्थापित कर लिया। अफ्रीकियों को पकड़ पकड़ कर गुलाम बनाया जाने लगा और स्वर्ण धूलि को साफ करके सोना तैयार किया जाने लगा। स्पेन में आर्थिक कारणों ने लोगों को महासागरीय शूरवीर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। धर्म युद्धों की याद और एकांक विश्वा की सफलता ने निजी महत्वाकांक्षाओं को उत्तेजित कर दिया और उन इकरारनामों की शुरुआत की जिन्हें कैपिटुलेसियोन कहा जाता था। इन इकरारनामों के तहत स्पेन का शासक नए जीते हुए इलाकों पर अपनी प्रभुसत्ता जमा लेता था और उन्हें जीतने वाले अभियानों के नेताओं को पुरस्कार के रूप में पदवियां और जीते गए प्रदेशों पर शासनाधिकार देता था। रिंका श्रीवास्तव पुनर्विजय ईसाई राजाओं द्वारा
आइबेरियन प्रायद्वीप पर प्राप्त की गई सैनिक विजय थी, जिसके द्वारा इन राजाओं ने 1492 में इस प्रायद्वीप को अरबों के कब्जे में छुड़ा लिया था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आशा करती हूँ ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके आगे के पार्ट हम लोग नेक्स्ट ऑडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।